नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीख नजदीक आ रही है और प्रत्याशियों की दिलों की धड़कनें तेज हो रही हैं। उपचुनाव और राजनीतिक उतार चढ़ाव को देखते हुए दावेदारी ठोकने वाले नेताओं के अब सुर भी बदलते हुए नजर आ रहे हैं। अब सारे नेता और दावेदार पार्टी की हां में हां मिलाते हुए कहने लगे हैं कि पार्टी जिसे टिकट देगी उसको समर्थन करेंगे और उसी प्रत्याशी को जिताने में सहयोग भी करेंगे। दरअसल टिकट को लेकर असंतोष से चुनाव के समय अक्सर नेता पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, जिससे मौजूदा पार्टी पर दबाव के साथ दूसरी पार्टी को खुलकर निशाना साधने का एक मौका भी मिल जाता है। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस के सिंधिया 22 विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए थे, जिसके बाद से एमपी में कांग्रेस की सरकार गिर गई थी और बीजेपी ने एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान को एमपी की कमान थमा दी थी। क्या इस बार के चुनाव और उसके बाद के नतीजों के बाद पार्टी में स्थिरता रहेगी या चुनाव बाद पार्टियों में भगदड़ देखने को मिल सकती है? क्या आपस में कंपटीशन को भुला करके प्रत्याशियों का साथ देंगे दावेदार या करेंगे बगावत? आज हम इसी मुद्दे को लेकर के चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं कि इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और कांग्रेस नेता एनपी प्रजापति। अब देखिए, वैसे ये कांग्रेस का उनका अपना आंतरिक मामला है। हम तो अपने चुनाव की तैयारी बूथ बूथ पर व्यापक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐतिहासिक मतों के साथ हर बूथ पर चुनाव जीतने का हमारा संकल्प है। लेकिन जहां तक अरुण यादव की बात है, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के अंदर जिस प्रकार का ऊपर चाहे सोनिया गांधी या राहुल गांधी किसी और को नहीं आने देना चाहते, गांधी परिवार के अलावा कांग्रेस में कोई नहीं आ सकता, इसी प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर या तो दिग्विजय सिंह जी के बेटा रहेगा या कमलनाथ जी का बेटा रहेगा। तो ऐसे लोग कहां बचेंगे? इसलिए अरुण यादव जी जैसे लोगों को भारी करेंगे तो मुझे लगता है कि ये कांग्रेस का मूल चरित्र है। पार्टी के पास क्या जोवट में प्रत्याशी नहीं है? और अगर नहीं है तो भाई दूसरी पार्टी का मत लाओ, जो भी छोटा मोटा नुमाइंदा उसको खड़ा करो, स्वस्थ परंपरा का निर्वहन करो, नैतिकता और सिद्धांत के मूल्यों को स्थापित रहने दो। ये जो आप लोगों ने बहुत गलत प्रचलन चालू कर दिया है, जहां विधायक नहीं है विधायक खरीद लो, सत्ता में आ जाओ, जहां सत्ता नहीं है छीन के ले लो, जहां प्रत्याशी नहीं है तो वहां से छीन के दूसरे दल का ले, ये बंद करो भाई। नैतिकता और सिद्धांत पे चलो ना। बिना समय गवाए जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं। दो खास मेहमान इस बीच हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका तारुफ उनसे करवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता दिव्या गुप्ता हमारे साथ कार्यक्रम में। दिव्या जी, बहुत स्वागत है। सरकार का पक्ष रखेंगी दिव्या गुप्ता। और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता सिद्धार्थ सिंह राजावत हमारे साथ कार्यक्रम में। सिद्धार्थ सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। शुरुआत लेकिन सिद्धार्थ सिंह जी आपसे ही करना चाह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी के भीतर क्या चल रहा है और साथ ही साथ जो बड़े आरोप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा लगाए गए कि कांग्रेस में अगर सेंटर में देख लें तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, और अगर स्टेट में देख लें तो कमलनाथ, दिग्विजय और उनके बच्चे, उनके बेटे, क्या यही भविष्य है प्रदेश का? प्रधानमंत्री जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में काफी फर्क है। आप देखिए, लोकसभा चुनाव के कुछ समय पे यही भारतीय जनता पार्टी थी और इन्हीं के एक बहुत बड़े कद्दावर नेता थे अनूप मिश्रा जी। अनूप मिश्रा जी के काफी है ना ऑडियो वायरल हुए थे, जिसमें वो कथित रूप से पार्टी के खिलाफ कार्य करते हुए नजर आए थे। तो भारतीय जनता पार्टी को अपने कार्यकर्ता या अपने बड़े नेताओं की तो कोई गलती दिखाई नहीं देती और उनको कांग्रेस के गिरेबान में झांकने का बहुत जल्दी उनको अवसर मिल जाता है। अब रही बात माननीय कमलनाथ जी के पुत्र की या माननीय दिग्विजय सिंह जी के पुत्र की, आप देखिएगा वो किस पोजीशन से आए थे। माननीय दिग्विजय सिंह जी ने जिस समय पे उन्होंने एक राजनीति में आने की इच्छा जाहिर की थी जयवर्धन सिंह जी ने, तो उन्होंने कहा था मैं तुम्हारी राजनीति में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करूंगा, पहले जाओ, पहला पड़ाव आप पार कीजिए, जनता के बीच में रहिए, जनता का विश्वास लीजिए, तब मैं आपका है ना कुछ भी मैं जाके जनता से बोलूंगा कि ये हाँ मेरा पुत्र है। जिस दिन ये आप उस कसौटी पे खड़े हो गए तो उनको डायरेक्ट में हेलीकॉप्टर से लॉन्च नहीं किया, जैसे आकाश त्रिपाठी को किया, त्रिशमूल झा को किया, रामू को किया, नरेंद्र सिंह तोमर के, ये पूरे हेलीकॉप्टर से कूद के आ रहे हैं। और केंद्र में भी कई फहरिस्त है मेरे पास जिनके बड़े बड़े नेताओं के बच्चे आ रहे हैं। सर, मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि अब जब नामों को लेकर के मंथन चल रहा है तो बहुत सारे ऐसे
चेहरे भी हैं जिसको चुनाव लेकर के के कहा लिए जाता है आपको एक चुनावों बात के और समय। बोलना चाहता सर हूं। सुनिए तो सही, चुनावों से पहले क्या होता है ना कि दल बदल की राजनीति शुरू हो जाती है। अभी तो सिर्फ प्रेशर इस बात को लेकर के है क्योंकि नामों का ऐलान हुआ नहीं है, तो जैसे ही नामों का ऐलान होगा आपको लगता है कि दल बदल भी शुरू हो जाएगा? अवश्य रूप से शुरुआत तो भाजपा ने कर ही दी है। आप देखिएगा ना, अभी 2-3 दिन पहले क्या घटनाक्रम हुआ है, कांग्रेस के किन किन लोगों को तोड़ा गया है। भारतीय जनता पार्टी के अगर आप केंद्र की सरकार उठा के देख लें, जो 306 इनके सांसद हैं, उसमें से 145 या 146 सांसद जो बने हैं वो कांग्रेस में से या अन्य दलों में से गए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की पिसाद क्या है? अगर आज वो सारे के सारे जो कांग्रेसी हैं, जो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में गए, इस्तीफा दे दे तो पुनः वापस 3-4 पे आ जाएंगे। चलिए ठीक है, मैं जरा जवाब भी ले लेता हूं। दिव्या गुप्ता जी, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि इतने नेता सब कांग्रेस की तो देन है और अगर वापस आ जाएं तो बीजेपी के पास तो कुछ नहीं बचेगा। खैर ये सवाल से अलग है, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो भागदौड़ है ये चुनावों से पहले होती भी है। ये कोई भी राजनीतिक दल हो, ये कांग्रेस अकेली नहीं है, इसमें बीजेपी भी है, तमाम जितने भी राजनीतिक दल होते हैं क्योंकि इसमें नेताओं की अपनी एक महत्वाकांक्षा होती है। भारतीय जनता पार्टी के भीतर अगर कोई चेहरा है, उसमें अगर उसको सामने लिया जाता है, सामने रखा जाता है, उसको प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतारा जाता है, तो क्या बगावत नहीं होगी? बाकी नेता जो कि इस रेस में शामिल होंगे? शुभेंदु जी, मैं आपको एक छोटी सी एक रिपोर्ट आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी पहले, और वो उसकी एक भूमिका आपको बताएगी। एक संस्था है एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, उसकी एक रिपोर्ट है जिस रिपोर्ट में कहा गया है कि द पार्टी ऑफ चॉइस इज नाउ 44% लाइज विद बीजेपी, जहां पे लोग इस पार्टी को चॉइस करके इस पार्टी में शामिल होने के लिए उत्सुक है। 44%, और ये सब डेटा उपलब्ध है, पब्लिक उसमें डोमेन में है। द पार्टी ऑफ चॉइस और बीजेपी से कितने लोग वहां से निकलने के लिए करे हैं? 4.4%। तो अब आपको एक पहले सिर्फ इसका भूमिका इसलिए बांध रही हूँ कि अब आपको ये समझ में आएगा कि कांग्रेस को छोड़ने वाले 44% लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी को अगर किसी ने छोड़ा हो तो वो 4.4% है। यानी कि कितना बड़ा गैप है इस बात को लेकर। आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा साफ कराइए। हाँ, ऑडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम। ठीक है दिव्या जी, लेकिन मेरा सवाल तो ये भी है कि यहाँ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं, आप क्योंकि शब्दों का चयन है ना, आप कह रहे हैं कि आस्था है, भरोसा है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि तोड़ा गया है। कांग्रेस पार्टी के एक नेता को हाल फिलहाल में भी तोड़ा, वो तो ये कह रहे हैं। शुभेंदु जी, एक और बात ये कहना चाहूंगी कि मान लीजिए मैं मेरे जगह बहुत संतुष्ट हूँ, मेरा पेट भरा हुआ है, मेरी बात हर जगह सुनी जा रही है, मेरे को सुना जा रहा है, मुझे सम्मान दिया जा रहा है, मैं जिस सम्मान की काबिल हूँ वो सम्मान मुझे दिया जा रहा है, और मैं पूरी तरह से अपने आसपास जो है हाईकमान हो, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे मेरा पार्टी का जो भी प्लेटफॉर्म हो, उस प्लेटफॉर्म में मैं पूरी तरह से अगर संतुष्ट हूँ, तो क्या मुझे ये भूख रहेगी कि मैं फिर भी उसको छोड़ के कहीं और जाऊं? ये संभव ही नहीं। तो अगर आप, इसका मतलब ये है कि आपके पार्टी के भीतर जो असंतोष का उबाल है, जो असंतोष का गुबार है, उसके कारण ये संभावना बनती है कि लोग पार्टी से विमुख हो जाते हैं, उनका विमोह हो जाता है और इसके कारण वो पार्टी को छोड़ देते हैं। आपकी अगर पार्टी में इतना दम होता, आपकी दिशा में इतना दम होता, आप लोगों के अगर इतना सीमेंट का जोड़, फेविकॉल का जोड़ होता, तो फिर आपकी पार्टी के कार्यकर्ता आपको क्यों छोड़ते? और सिर्फ ये मध्य प्रदेश का हाल नहीं है, ये आप गोवा का अभी रिसेंट एग्जाम्पल देख लीजिए। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री ने छोड़ा, अभी कल एक उनके पुराने बहुत पुराने एमएलए हैं, उन्होंने फिर छोड़ा, और सोनिया जी को पत्र लिख के छोड़ा। उन्होंने कहा कि मैं बहुत थक गया हूँ आप लोगों को बता के, और हमारी ये तकलीफ है, कोई जिसकी सुनवाई नहीं होती। इस पर मैं जरा जवाब देता हूं। ठीक है, इस पर जरा एक रिएक्शन लेता हूं मैं। सिद्धार्थ सिंह जी, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में लगातार कांग्रेस पार्टी के नेता जा रहे हैं और अगर वो नेता वापस आ जाएं तो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चारा नहीं होगा। तो बड़ा सवाल तो अपने आप ही ये खड़ा हो रहा है सर कि आखिर दिक्कत कहां आ रही है? यह असंतोष कांग्रेस पार्टी के भीतर के नेताओं का इतना क्यों बढ़ चुका है कि वो अपनी पार्टी के भीतर संतोष महसूस नहीं कर रहे हैं, जिसका दिव्या गुप्ता जी जिक्र भी कर रही हैं कि अगर भरोसा है और सभी चीजें व्यवस्थित हैं तो क्यों दूसरे राजनीतिक दल के पास जाएंगे वो नेता? देखिए आप, 70 साल के इतिहास में कभी भी सुप्रीम कोर्ट का राजनीतिक के ऊपर कभी इस्तेमाल नहीं किया गया। अब हो रहा है। आप ईडी को देखिए, आप सीबीआई को देखिए, श्याम दाम दंड भेद भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी प्रकार से प्रताड़ित करते हुए आपको भी डर है? आपको भी डर है ईडी का? आपको डर है ईडी का, सीबीआई का? आपको डर है?
सर किसी ने मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूँ, आपको ईडी और सीबीआई का डर है क्या? देखिए देखिए हमने देखिए कुछ करा हो नहीं, अगर आपने गलत किया है तो आपको डर होगा ना। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो आपको डर किस बात का? आप सुनिए, इंसान को अपनी इज्जत का डर होता है। राजनीति, अगर कोई राजनीति कर रहा है इतने वर्षों से, आप उसको कहीं ना कहीं गलत रूप में फंसा के, आप उसको प्रताड़ित करके, आप कैसे भी मतलब एन कैन प्रकार आप उसको भाजपा में आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि गलत आरोपों के तहत उनको, उनके खिलाफ चार्जेस चलाए जाते हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? आप देखिए कितने, आप पी चिदम्बरम जी का उदाहरण लीजिए, आप इसमें देखिए हमारे माननीय कमलनाथ जी, उनके भांजे को फंसाया गया, क्या नहीं किया गया। आप देखिए राहुल गांधी जी के ऊपर, किसके ऊपर एफआईआर नहीं करी है। आप देखिए ना ये हो क्या रहा है। आप सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप मध्य प्रदेश के अंदर आप देखिए, राजस्थान और आपके सामने जीता जागता उदाहरण है। राजस्थान में कई सांसद और कई विधायकों के घर पे ईडी के छापे हुए, सीबीआई के छापे हुए, क्यों हुए भाई? आप इसका जवाब दीजिए ना। और उसके बाद क्या हुआ? आपको पीछे हटना पड़ा। जिस समय पूरी कांग्रेस एकजुट होकर पूरे हिंदुस्तान में खड़ी हो गई, आपके खिलाफ आंदोलन करने लगी। ठीक है, दिव्या गुप्ता जी जरा जवाब दीजिए। और ये बड़ा आरोप लग रहा है, ये आज नहीं लग रहा है, इससे पहले भी लगता रहा है कि प्रेशर क्रिएट करने के लिए ही सीबीआई, ईडी इन सब का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो नेता अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए। शुभेंदु जी, आपने बिल्कुल सही कहा था। मैं आपकी बात को दोहराना चाहूंगी और मैं आपसे भी एक बात कहना चाहूंगी सिद्धार्थ जी, कि मान लीजिए मैंने अगर कुछ नहीं करा है और मैंने कोई घोटाला नहीं करा, मैंने कोई तकलीफ नहीं करी, मैंने कहीं कोई मेरी टैक्स का इवेजन नहीं हुआ, मैंने कुछ नहीं करा। अगर मैंने नहीं करा है तो मैं आंखें चार करके किसी के साथ भी बात कर सकती हूँ और डंके की चोट बोलूंगी। मुझे किस बात का डर है? मेरे को ईडी पर और सीबीआई पर क्यों मुझे डर होना चाहिए? यदि मेरे अंदर कोई खोट होगा तो ईडी और सीबीआई के बारे में आप बात करेंगे और उसका डर होगा। जब है ही नहीं तो फिर डर किस बात का? तो पहली बात तो आपकी यहाँ नेगेट हो जाती है। दूसरी बात ये कि आप अगर पुरी जी की बात कर रहे हो और अगर आप कमलनाथ जी की बात कर रहे हो, तो साहब मैं आपको बताना चाहूंगी, अगस्ता वेस्टलैंड की जो डील थी वो डील इतनी महान थी और उसमें पुरी साहब के पूरे व्याख्यान है, जो मेल्स है, जो मेल ट्रांजैक्शन है, जो उनके सारे के सारे मेल ट्रेल जिसको हम बोलते हैं वो पाई गई है, बिना उसके उनके ऊपर नए आरोप लगाए गए। ऐसे किसी ने सिर्फ उन्हीं का नाम क्यों लिया गया? तो इसलिए आप पहले जब तक साक्ष्य न जाने, आप उसके भीतर तक न जाए, तब तक आप इस बारे में चर्चा न करें। आपको पता है कि कीर्ति चिदम्बरम किन किन चीजों में फंसे गए, क्या क्या उनकी डीलिंग्स हुई थी और चिदम्बरम साहब की भी कितनी सारी डीलिंग्स थी। तो ये सब जो चीजें होती है, ईडी का छापा होता है, उनको जेल तक जाना पड़ा, ये जो सारे के सारे प्रकरण होते हैं ये हवा में से नहीं आए हैं। उनके लिए हमारे पास भरपूर आपके पास एविडेंस थे। तब उन एविडेंस के कारण ये सब जो ठीक है, तथ्यों के आधार पर वो कार्रवाई की गई थी और इंडिपेंडेंट बॉडी है, आरोप न लगा। हाँ, मेरा आपसे सिर्फ इतना निवेदन है, कि आपको अपने पार्टी के अंदर थोड़ा सा आत्मचिंतन ये करना चाहिए कि आपकी पार्टी फिर आप उनको क्यों नहीं पकड़ के लाए? 2 लाख करोड़ का घोटाला करके जो देश से भाग गए हैं, जिनको जेडीसी ने है ना एयरपोर्ट तक छोड़ा, सुषमा स्वराज जी ने उनको हरी झंडी दी, उनको क्यों नहीं पकड़ के लेके आ रहे हैं? क्या डर है आपको? क्या मिली भगत है? आपके फंड में कितने लाख करोड़ का चंदा दिया बताइए इन लोगों ने? क्यों छोड़ने गई थी एयरपोर्ट पे? आप तो ये बता दो मेरे को। इतना बड़ा भोपाल गैस कांड हुआ था, अर्जुन सिंह जी की गाड़ी में एंडरसन को लिवाने आप लोग छोड़ने एयरपोर्ट तक क्यों गए? ठीक है, आप वहां तक मत जाइए, आप एयरपोर्ट तक मत जाइए। मैं आपको बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल बना के गिना के आपको दिखा सकती हूँ, वो सब आप छोड़ दीजिए। मैं आपको सिर्फ एक बात बोलना चाहती हूँ कि आप मैं सर, ठीक है, सिद्धार्थ सिंह जी इस बात को लेकर के लगातार मंथन तो किया जाना चाहिए ना, चिंता तो इस पर जाहिर की जानी चाहिए ना। ठीक है, ये तो खैर पार्टी के अंदरूनी मैटर्स हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं इस पर चर्चा तो होती होगी कि आखिर क्यों कांग्रेस पार्टी के जो पुराने जो समय से नेता या फिर कार्यकर्ता जो जुड़े हुए हैं, क्यों आखिर वो पार्टी छोड़ रहे हैं? इसके पीछे कोई तो कारण होना चाहिए ना, ये समझना भी तो चाहिए कार्यकर्ताओं की बातों को अगर सुना जाए। हाँ, मैं आपको बड़ा स्पष्ट कर दूं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी थे, जो अभी सांसद हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये कांग्रेस पार्टी शेरों की पार्टी है, जो गिदड़ भाग के जा रहे हैं, जो बेईमान जा रहे हैं, जो हमारे खेमे में छुपे हुए गद्दार थे, जो पीठ में छुरा घोंप के जा रहे हैं, वो तुरंत चले जाए। बहुत अच्छी बात है, अभी जितने रह गए वो भी जाए, क्योंकि देखिए हमको है ना गांधी चाहिए, हमें गॉडसे नहीं चाहिए। गॉडसे जितने गॉडसे जाए भारतीय जनता पार्टी में,
हमें गांधी विचारधारा चाहिए, और जो गॉडसे विचारधारा है वो गॉडसे विचारधारा जाके गॉडसे विचारधारा में जाके सम्मिलित हुए। कोई हमें गुरेज नहीं है, कोई ऐतराज नहीं है। 132 साल पुरानी पार्टी है और हमारे पूर्वजों ने अपने लहू से इस हिंदुस्तान को बनाया है। 552 रियासतें एक करके अखंड भारत बनाया है। इस अखंड भारत को हम ऐसे मिटने नहीं देंगे। चलिए अब उपचुनाव आ रहा है, अब उपचुनाव आ रहा है। इसमें जो प्रत्याशी आपकी पार्टी के द्वारा मैदान में उतारे जाएंगे, क्या जितने भी नेता होंगे वो समर्थन करेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरे राजनीतिक दल में चले जाएं? अवश्य रूप से। आपने कल का ट्वीट नहीं पढ़ा, आपने कल का ट्वीट नहीं पढ़ा अरुण यादव जी का। उन्होंने बोला कि मेरे पारिवारिक समस्या की वजह से मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। अगर हाईकमान अगर कोई उसमें डिसीजन लेंगे तो मैं उसको सर आंखों पे रखूंगा। और उसमें यह भी कहा है कि जो भी कोई अगर चुनाव लड़ेगा तो मैं उसका तहे दिल से कंधे से कंधा मिला के साथ दूंगा। और वही नहीं, सारे के सारे कांग्रेसी साथ देंगे। और आप देखिए अभी जितने उपचुनाव होंगे उस उपचुनाव में जैसे हम लोगों ने अभी आपने देखा था झाबुआ और दमोह का जो उपचुनाव जीता था, उसी तरह इनको भारतीय जनता पार्टी को पुनः दूर चढ़ाएंगे हम। ठीक है दिव्या गुप्ता जी, एक बड़ी चुनौती तो बीजेपी के सामने भी है कि अगर जो पुराने कैडर के जो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, अगर उनको चुनावी मैदान में नहीं उतारा जाएगा, बल्कि कोई कांग्रेस से अगर कोई नेता आता है उसको अगर टिकट दे देते हैं, तो असंतोष तो बीजेपी में भी बनेगा, कार्यकर्ताओं में भी बनेगा। शुभेंदु जी, पार्टी जो भी निर्णय लेती है वो बहुत सोच के लेती है और इस तरह का कोई भी निर्णय नहीं होता है। हम लोग सब टेबल पे इकट्ठा बैठते हैं, सब नामों के बारे में चर्चा होती है और उसके बारे में जब तक हमारे पास हर एक का एनालिसिस नहीं होता तब तक निर्णय नहीं होता है। सिद्धार्थ जी को बताना चाहूंगी, एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय उन्होंने उठाया था, मैं उस बात पे थोड़े से आपसे परमिशन लेकर टिप्पणी करना चाहूंगी। एक बात ये ध्यान रखिए सिद्धार्थ जी, इस पार्टी में राहुल गांधी से अगर किसी भी नेता का कद ऊंचा दिखाई देता हुआ नजर आता है, उस नेता को पार्टी हाशिए पे लाके खड़ा कर देती है। ये आपकी पार्टी की सबसे बड़ी कमजोरी होती चली जा रही है, जिस कारण से आपके लोग जो टैलेंटेड भी हैं, जो आपके पास अच्छे भी नेता थे, वो सब आपकी पार्टी को छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति के सामने किसी एक व्यक्ति को खड़ा कर देते हैं जो ये समझता है, मानता है कि राहुल गांधी से अगर उसकी बुद्धि ज्यादा है, उसकी पर्सनैलिटी ज्यादा है, तो उसके पर काट दिए जाते हैं। ये बात एक बात। दूसरी बात, अरुण यादव जी की बात कर रहे थे। जिस दिन दिग्विजय सिंह जी ने बधाई संदेश दे दिया था, उस दिन इसमें कुछ भूल नजर आती है, ऐसा नजर आने लग गया था कि दाल कुछ काली। क्योंकि दिग्विजय सिंह जी जब अभी घोषित नहीं हुए हो परिणाम और उसके पहले अगर किसी को बधाई संदेश दे दे, तो इस बात का आभास उसी दिन हो गया था कि अरुण यादव जी के लिए बुरे दिन आ चुके हैं। और वही साबित हुआ और उन्होंने वो ट्वीट करके बाहर दिल्ली जाके बात करके अपनी ट्वीट करके अपनी घोषणा कर दी। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सुबक रहा है, वो धुआं है, आग कहीं होनी चाहिए, ये तय बात है। ये आप लोगों का विषय है, आप लोग इसके बारे में चिंता करिए। हमारी कार्डर बेस्ड पार्टी है, हम अपनी पार्टी के बारे में बहुत सजग हैं और हम अपनी पार्टी की पूरी तैयारी कर रहे हैं, कैंडिडेट्स की तैयारी कर रहे हैं, बहुत जल्द नाम घोषित कर देंगे। ठीक है सिद्धार्थ सिंह चिंता का विषय है वो आप। सिद्धार्थ सिंह जी, अरुण यादव की तरफ से जो बातें रखी गई और उनको लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बार बार कहा भी जा रहा है कि प्रदेश के अंदर दो ही चेहरे हैं, दो ही नेता हैं कांग्रेस पार्टी के भीतर, दिग्विजय सिंह कमलनाथ और उनके बेटे। तो ऐसे में कोई भी अगर सामने खड़ा होता है तो उसको आगे बढ़ने ही नहीं दिया जाएगा। देखिए, ये कांग्रेस से ज्यादा चिंता का विषय अरुण यादव जी भारतीय जनता पार्टी का बन गए। आप देखिए, कांग्रेस को जितनी चिंता नहीं उतनी भारतीय जनता पार्टी को चिंता है। आपने अभी हमारी जो मैडम बोल रही थी उनके आपने जो वाक्यांश सुने उससे आपको समझ में आ गया होगा। जब पूरी पार्टी एक मत है, एक मंच पे स्थापित है, तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अरे भाई, जब मैंने आपको बताया कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी के पास जब जयवर्धन सिंह जी गए, उन्होंने बोला कि दादा साहब मेरे को राजनीति करनी है, तो उन्होंने कहा मैं नहीं करवाऊंगा राजनीति, आपको पहले 3 साल जनता के बीच में रहना पड़ेगा, आपको अपना क्षेत्र बनाना पड़ेगा, मैं आपकी टिकट के लिए नहीं सिफारिश करूंगा, आप अपना पहले प्रूव करके दिखाओ। उन्होंने जनता के बीच में रहे, हेलीकॉप्टर से आकाश बेवर्गी की तरह नहीं आए, वो त्रिशूल झा की तरह नहीं आए, वो रामू तोमर की तरह नहीं आए, नरेंद्र सिंह तोमर के पुत्र की तरह। उन्होंने क्षेत्र में जाके अपने आप को प्रूव किया है। अरुण यादव जी हेलीकॉप्टर से नहीं कूदे, उनको भी। अच्छा, देरी क्यों हो रही है सर? अच्छा, एक चीज तो बताइए सिद्धार्थ जी, ये जो अभी नामों का ऐलान नहीं हो पा रहा है, हालांकि एक सीट पर आपने बढ़त तो बना ली है, हालांकि ये सवाल मैं दिव्या गुप्ता जी से भी करूंगा
लेकिन देरी क्यों हो रही है? क्या इसी असंतोष को जो जो कार्यकर्ताओं के मन में बना हुआ है या नेताओं की जो नाराजगी है उसको व्यवस्थित करने के लिए थोड़ा समय चाहिए, इसीलिए देरी हो रही है? नहीं सुनिए, शायद आपने कल की माननीय पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा जी की प्रेस विज्ञप्ति नहीं आपने पढ़ी है। उन्होंने बोला कि 1-2 दिन के अंदर हम सारे के सारे उपचुनाव के जिधर उपचुनाव है सारे के सारे कैंडिडेट हम घोषित कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी से पहले हम घोषित कर देंगे, हमें किसी बात का डर नहीं है। और आज की डेट में हमारे कार्यकर्ता और बड़े से बड़े नेता सारे एक मंच पे माननीय कमलनाथ जी के झंडे तले हैं। ठीक है, दिव्या गुप्ता जी, इस रेस में कांग्रेस आगे निकलने जा रही है। पहली सीट पर तो उन्होंने कैंडिडेट उतार दिया, लेकिन वो कह रहे हैं बीजेपी से पहले हम अपने चेहरे उतार देंगे। आपको अगर स्मरण हो, 3 दिन पहले का एक डिबेट था। उस डिबेट में कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने बोला था कि हम तो वेट कर रहे हैं, पहले भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी घोषित करेगी, उसके बाद हम एनालिसिस करके अपना प्रत्याशी घोषित करेगी। 3 दिन पहले तक इनका स्टेटमेंट ये था। फिर कल सज्जन सिंह जी बोलते हैं हमारा, और उसके बाद एक स्टेटमेंट और आया कि हमने तो अपने कार्यकर्ता उतार दिए हैं, हमको पता है, हमारी लिस्ट तैयार है। और कल सज्जन सिंह वर्मा जी ने बोला हमारी लिस्ट तो हमने सोनिया जी के पास भेज दी है, सोनिया जी जो है वो नाम तय करेगी। तब मैंने ये चैलेंज करा था कि साहब सोनिया जी 4 नाम आपके जो है वो ठीक प्रोनाउंस करके भी भेज दें तो मैं उसकी बहुत बहुत तारीफ कर दूंगी। तो छोड़िए इन सब बातों को, आपके पास कोई कैंडिडेट नहीं है। उधर वो शेरा जी जो है वो चिल्ला रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि मेरी पत्नी को टिकट दो। आपकी एक प्रवक्ता कह रहे हैं कि शेरा हमारी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है, तो वो कांग्रेस के कार्यालय में जाके क्यों शोर मचा रहे हैं? तो आपके पास बहुत अटर कंफ्यूजन है कार्यकर्ता। ठीक है, कंफ्यूजन तो थोड़ा सा हर राजनीतिक दल के सामने है, क्योंकि जितने भी दावेदार हैं वो किसी भी राजनीतिक दल के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है, क्योंकि उनको व्यवस्थित भी करना है। खैर, बहुत शुक्रिया दोनों ही खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। समय नहीं है ज्यादा आगे बढ़ने के लिए, लेकिन टिकट के दावेदारों की जो रेस है वो बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है और इसमें अलग अलग नेता अपने आप को शामिल मान रहे हैं। लेकिन टिकट आखिर में मिलती किसको है, ये फिलहाल देखना है। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।